हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज की अपनी क्लास, पहली क्लास, जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम इस चैप्टर को करेंगे, बिल्कुल नीट ओरिएंटेड क्लास रहेगी, एनसीईआरटी बेस्ड आपको चीज़ें मिलेंगी लाइन टू लाइन विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं बेटा। सेल से। सेल है क्या? व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? कौन बताएगा सेल क्या है? सेल क्या है? क्या समझते हो आप सेल से? ठीक है, क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं सेल क्या है। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका क्या मतलब है? जैसे कि हमें पता है कि पूरी एक दीवार है, वो कई सारी चीजों से मिलके बनी है। उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, जो हम ब्रिक बोलेंगे, जिसे ईंट बोलेंगे, वो एक तरीके से सेल है। उसकी सेल वो चीज है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने वाली सबसे छोटी यूनिट, यानी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल का क्या मतलब है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सारे जितने भी फंक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, बी इट डाइजेशन, बी इट रेस्पिरेशन, बी इट रिप्रोडक्शन, एनी फंक्शन, हर फंक्शन की जो टाइनीएस्ट यूनिट है, सबसे छोटी जो यूनिट है बेटा जी, वो क्या है? सेल है। तो सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? लाइफ की। एक मिनट में रिकॉर्डिंग चेक कर लेती हूँ सही से हो रही है। यस, ऑल गुड, वीडियो ऑडियो करेक्ट। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हैं। बिल्कुल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल के बने हुए हैं, एक ही सेल सारे काम कर रही है। मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर आ गया है, मल्टीपल सेल्स आ गई हैं, इधर ऑर्गेनाइजेशन हो गया है सेल्स का, जिसकी बात अभी हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो अलग अलग सेल्स हैं उनका अलग अलग साइज है, अलग अलग शेप है, अलग अलग फंक्शन है। The function of a cell may vary with its size and shape। एनसीईआरटी का लाइन है बेटा जी, लिख लो, नोटबुक में लिख लो, नोटबुक में लिख लो कि the shape of the cell, सेल का जो शेप है, the shape of the cell may vary with the function it perform, with the function it परफॉर्म। एक सेल कौन सा फंक्शन कर रही है? आपके दिमाग में जो सेल है, न्यूरॉन, क्या फंक्शन कर रही है? मैसेज को ट्रांसफर करने का फंक्शन कर रही है। उसका सेल का जो शेप है वो उस हिसाब से है। आपकी ब्लड की सेल आरबीसी क्या काम कर रही है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रही है। उसका जो शेप है वो उस हिसाब से है, यानी कि सेल का जो साइज और शेप है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। एनसीईआरटी का लाइन है, लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ये आ गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं? सेल हमें पता है सबसे छोटी यूनिट है, जिसको आप बोल रहे हो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। जब बहुत सारी सेल्स मिलकर इकट्ठा होती है तो टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। हमें पता है ये बात, ठीक है। यहाँ पे क्रैश कोर्स कर रहे हैं, मतलब मैं मान के चल रही हूँ कि जो बेसिक्स है वो आपको पता है। मैं बेसिक से पढ़ाऊंगी, लेकिन उतना टाइम हम बेसिक से नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स है, ठीक है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको बात पता है कि सेल्स जो है वो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। बट क्या आपको ये भी पता है कि मान लो मेरे पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, एक ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो इन सेल्स का एक साथ होगा और इन सेल्स का एक साथ होगा। ये एक अलग टिश्यू बनाएंगे जिसको सपोज मैं नाम दे रही हूँ रेड टिश्यू, और ये सेल्स एक अलग टिश्यू बनाएंगे जिसको सपोज मैं नाम दे रही हूँ येलो टिश्यू। कहने का मतलब क्या है बेटा जी? अगेन एनसीईआरटी की लाइन है, चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। सिमिलर सेल्स interact to form a higher level of organization, that is tissue। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेल पहला लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, टिश्यू दूसरा, फिर ऑर्गन्स तीसरा, ये चौथा लेवल है, ये पांचवा लेवल ऑर्गेनाइजेशन का। हर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेंगे।
ठीक है। डाइजेशन वाला फंक्शन परफॉर्म करने वाली जो सेल्स हैं उन्होंने डाइजेस्टिव टिश्यू, डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम बना। रेस्पिरेटरी सेल्स और डाइजेशन करने वाली सेल एक साथ नहीं आ सकती। ओके, सॉरी, सो दिस इज द पॉइंट। आगे चलेंगे बेटा जी। अब बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की, कि भाई सेल को डिस्कवर किसने किया, पहली बार देखा किसने सेल को, हमें पता कैसे लगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल होता है, तो ये आप लोगों को पता होगा। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे 1665 में, उन्होंने कॉर्क ऑब्जर्व करा अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड वहां पे उन्हें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स मिले इस तरीके से, जिन्होंने इसको सेल का नाम दिया, क्योंकि ये सेल बेसिकली वर्ड आया है, जैसे आपने जो जेल देखी होगी वहां सेल्स बोलते हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे उन्हें, पैक्ड स्ट्रक्चर्स, तो उन्होंने वहां से उसको टर्म दिया सेल। एक्चुअली में ये डेड सेल्स थे विद थिक सेल वॉल। कॉर्की सेल प्लांट में होता है, हमें पता है, इसके अंदर कैसी सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, यानी कि इन्होंने डेड सेल देखी। सबसे पहले जो सेल देखी, सबसे पहली जो सेल देखी गई थी वो लिविंग थी या डेड थी, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो गया। फर्स्ट सेल ऑब्जर्व्ड वाज लिविंग और डेड बेटा जी, डेड। पहली लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व करी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर करी। है स्पेलिंग थोड़ी सी इनकरेक्ट है, इसे करेक्ट कर लेना। एंटोन, वैसे तो स्पेलिंग आपके काम की नहीं है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने पहली लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था और माइक्रोस्कोप में इंप्रूवमेंट होने की वजह से एक डिटेल्ड सेल स्ट्रक्चर हमें मिला था। कौन सा माइक्रोस्कोप आ गया था यहाँ पे, बताएंगे, एनसीईआरटी का वर्ड है, कौन सा माइक्रोस्कोप आ गया था, यही छोटी छोटी चीजें बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसी पे खेल जाएगा एग्जाम। इलेक्ट्रॉन आपको पता है, ल्यूवेनहॉक ने जो है लिविंग सेल डिस्कवर किया था, आपको पता है, लेकिन ऑप्शन में डाल देंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल बाय यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। कौन सा माइक्रोस्कोप बेटा जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसी वजह से वो डिटेल्ड स्ट्रक्चर दे पाए थे। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पीवाईक्यू आ गया, हु डिस्कवर द सेल्स एंड हाउ, सेल्स मैचिंग आपको करनी है करेक्ट। ल्यूवेनहॉक लिविंग सेल्स इन्होंने डिस्कवर करी थी, लेकिन सबसे पहले नहीं डिस्कवर करी थी। डिस्कवरी किसने की थी, सेल की डिस्कवरी अगर पूछ लेंगे आपसे तो किसका नाम लेंगे आप, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक का नाम आप लेंगे, उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी बेटा। डिस्कवरी ऑफ द सेल अगर आप बोलेंगे, आपको क्वेश्चन आएगा तो आप टिक करेंगे रॉबर्ट हुक को। कौन से सेल्स डिस्कवर करी थी, कॉर्क सेल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। तो हमें अब तक समझ आ गया सेल क्या है, बिल्कुल हमें ये समझ में आ गया कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, किसने डेड सेल को डिस्कवर किया था, किसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। अब हम आ जाते हैं सेल थ्योरी पे, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी थी, स्केलेडन एंड स्वान। अब इसकी थोड़ी सी स्टोरी आप सुन लो यहाँ पे बेटा। 1838 के अंदर एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, क्या नाम है उनका, उनका नाम है स्केलेडन। क्या किया था इन्होंने, इन जर्मन बॉटनिस्ट ने क्या किया था, इन्होंने बेटा ऑब्जर्व की थी प्लांट सेल्स। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था बेटा, प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया था। वहीं अगले साल एक दूसरे साइंटिस्ट थियोडर स्वान, पूरा नाम है थियोडर स्वान, इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने क्या किया था, जस्ट अ सेकेंड, इन्होंने, ये क्या है, ये जूलॉजिस्ट थे बेटा, ये बॉटनिस्ट थे, स्केलेटन साहब बॉटनिस्ट थे और हमारे स्वान साहब जो थे वो जूलॉजिस्ट थे बेटा, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने स्टडी किया था किसको, एनिमल सेल्स को। इन्होंने किसको स्टडी किया था, एनिमल सेल्स को। और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा एनिमल सेल्स के पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो इन्होंने देखी, और वहां से इन्होंने एक बात कंक्लूड करी कि cell wall is only present in plant cells, दोबारा सुनेंगे। स्केलेटन जो है, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और प्लांट सेल में इन्होंने क्या देखा था बेटा, प्लांट सेल में इन्होंने देखा था सेल वॉल को, प्लांट सेल में इन्होंने क्या देखा था, सेल वॉल को देखा था। स्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया और इन्होंने देखा कि एनिमल सेल के बाहर एक थिन आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वहां से इन्होंने कंक्लूड किया कि जो सेल वॉल है दैट इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। ये हो गया थियोडर और स्वान का डिस्कवरी कि इन्होंने कौन सा सेल ऑब्जर्व किया था। इसके नेक्स्ट, अब ये दोनों जो भाई भाई थे, इन्होंने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम्स पे स्टडीज करी, ये दोनों मिल गए और इन्होंने मिलके प्रपोज्ड की सेल थ्योरी। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे लिख लें हम
कि सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बोथ, ठीक है, वाज प्रपोज्ड बाय बोथ स्केलेटन एंड स्वान। दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी प्रपोज की बेटा, और उन्होंने क्या कहा सेल थ्योरी में, उन्होंने कहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। क्या बोला उन्होंने, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। स्केलेटन और स्वान ने सेल थ्योरी दी। स्केलेटन जर्मन बॉटनिस्ट थे, प्लांट सेल डिस्कवर करी, बताया उसके अंदर सेल वॉल है। स्वान जो थियोडर स्वान थे, जूलॉजिस्ट थे, एनिमल सेल को उन्होंने स्टडी किया, देखा कि उनके अंदर तो भाई एक मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, सेल थ्योरी दी, दोनों भाई मिले और उन्होंने मिलकर एक सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में उन्होंने कहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके बने हैं भैया, वो बने हैं सेल के और सेल के प्रोडक्ट्स के। अब क्या नहीं बताया उसने, सॉरी उन्होंने, दोनों ने क्या नहीं बताया, उन्होंने नहीं बताया क्या कि हाउ सेल्स अराइज, हाउ सेल्स अराइज, सेल्स आती कहां से है, उन्होंने ये नहीं बताया, ठीक है, उन्होंने सेल्स आती कहां से हैं ये नहीं बताया। तो इस बात को क्लियर किया रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। उन्होंने एक टर्म दिया ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का टर्म है, स्टामा कर लो। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। क्या मतलब था इसका, इस लाइन का मतलब ये था, न्यू सेल्स अराइज, नहीं बताया था ना सेल्स अराइज कहां से हो रही हैं, हाउ न्यू सेल्स अराइज, ये भी इसको थोड़ा बेटर कर लो, हाउ न्यू सेल्स अराइज, ये वो नहीं बता पाए थे, तो इसको बताया रुडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने कहा ओमिनिस सेलुला ई सेलुला मतलब न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करेगी और नई सेल बनाएगी, फिर ये दोबारा डिवाइड करेंगे और नई सेल्स बनाएंगे। तो जो नई सेल्स आ रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही हैं। तो एक मॉडिफाइड सेल थ्योरी इसने पुट करी, किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी किसने दी, सब बताएंगे। सेल थ्योरी दी स्केलेटन एंड स्वान ने। मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी, रुडोल्फ विर्चो ने। क्या बोला मॉडिफाइड सेल थ्योरी में, 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, सॉरी नॉट दिस, पॉइंट नंबर 1 किसका, मॉडिफाइड सेल थ्योरी का। पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल यही है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट, एनसीईआरटी का लाइन है भाई, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकंड, क्या हो गया, या क्लियर, ओके। नाउ एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस, इस सेल थ्योरी में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिट ही नहीं होते, वायरस। वायरस आर एसेलुलर, दे आर नॉट सेलुलर। व्हाई दे आर नॉट सेलुलर, क्योंकि उनकी सेल की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक सेल होने के लिए क्या जरूरी है, जैसे कि नीट का पेपर देने के लिए क्या जरूरी है, 12th में आप 11th और 12th में आपने पीसीबी पढ़ा हो, बायो पढ़ा हो, मेडिकल लिया हो, ठीक है, ये क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नीट के एग्जाम का जो आप अपियर करने वाले हो। ऐसे ही अगर एक सेल को सेल होना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी एक इंडिपेंडेंट मशीनरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मशीनरी का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट मशीनरी का मतलब है वो अपना खान पान स्वयं करे, किसी पे डिपेंड ना हो। जबकि वायरस की जो सेल है वो क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है ओवर होस्ट सेल, डिपेंडेंट है ओवर होस्ट सेल। जिसकी बॉडी में वायरस एंटर करता है उसकी सेल पे वायरस डिपेंड होता है। वायरस की सेल इंडिपेंडेंट मशीनरी नहीं रखती। सो वायरसेस आर नॉट सेलुलर, दे आर एसेलुलर, हेंस दे डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। याद रखेंगे सब बच्चे। इसके अलावा एक और सेल है जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करती, दैट इज आरबीसी। व्हाई, बिकॉज दे लैक न्यूक्लियस बट दे आर स्टिल लिविंग। इन्हें आप नॉन लिविंग नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी अपनी इंडिपेंडेंट मशीनरी है, बट यस इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। एनीवन, क्या रीजन है आरबीसी में न्यूक्लियस ना होने का, बिल्कुल सिंपल, टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी फॉर कैरी हीमोग्लोबिन, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर सके, ऑक्सीजन कैरी कर सके, इसके लिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, स्पेस बनाने के लिए बेसिकली। मसल फाइबर्स आर लॉन्ग एंड मल्टीन्यूक्लिएट, सो दे आर आल्सो सम एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी। एंड सर्टेन एल्गी like Acetabularia, they have large cells, so they can also be came under the modifications of cell theory. आगे बढ़ते हैं।
विच स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल थ्योरी, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है? स्टेटमेंट 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, बताइए, बिल्कुल ये पार्ट है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी पार्ट है। एंड न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, देखो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक कॉमन पॉइंट है। ऑल्दो एनसीईआरटी ने मॉडिफाइड सेल थ्योरी के अंदर इसको अलग से नहीं लिखा है, बट सेल थ्योरी देते टाइम स्केलेटन और स्वान ने ये बात पहले ही बोल दी थी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हैं, तो सेल लाइफ का बेसिक यूनिट है, सो यू विल कंसीडर इट ए पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। ऑप्शन सी, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बिल्कुल ये सेल थ्योरी का पार्ट है। वायरस फॉलो सेल थ्योरी, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। अब आप अड़ मत जाना कि मैम ये तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी का पार्ट है या तो सेल थ्योरी लिखा है, ऐसे मत अड़ा करो। देखो क्वेश्चंस में हमें क्या चुनना होता है, बेस्ट आउट ऑफ 4, बेस्ट आउट ऑफ 4, और हमें साफ साफ दिख रहा है ये स्टेटमेंट गलत है, साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये स्टेटमेंट गलत है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है बेटा जी? दैट वायरस फॉलो सेल थ्योरी, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? गलत है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के साइज मेंशन है। एक्चुअली में ये जो डायग्राम है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा ना एनसीईआरटी के अंदर जो आपको मेंशन है सेल के ओवरव्यू ऑफ सेल में कि कौन से सेल का क्या साइज होता है, उसे आप थोड़ा सा याद करेंगे। कौन से सेल का क्या साइज होता है? सो बेसिकली जो हमारी सेल्स हैं, एनसीईआरटी में कुछ सेल्स का साइज मेंशन है, जैसे कि हमारी आरबीसी जो है, ठीक है, इनकी शेप मेंशन है। हमारा इनका शेप कैसा है? बाइकॉनकेव है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है वो अमोइबॉइड शेप की है, और जो हमारी कॉल्यूमिनार एपिथेलियल सेल, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। कॉल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स हैं, ये कौन से शेप की हैं? लॉन्ग एंड नैरो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पॉइंट पढ़ लिया था कि जो सेल का शेप और साइज होता है वो वेरी करता है, तो ये हम शेप्स डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमारी जो नर्व सेल है, जो न्यूरॉन की मैंने आपसे बात करी थी, वो कैसी है? ब्रांच्ड है और लॉन्ग है। और ट्रैकीड्स का एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, मैं वही नाम लिख रही हूँ, उन्हीं सेल के नाम लिख रही हूँ जो एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये आपको याद होने चाहिए बिकॉज दे ऑल आर मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। elongated cells and mesophyll cells, I hope ये नाम सबने सुन रखे होंगे इन सेल्स के। mesophyll cells are round and oval, राउंड एंड ओवल, ठीक है। ये हमारे प्लांट्स में मिलती हैं, फोटोसिंथेसिस में काम आती हैं। ट्रैकीड सेल्स हमारा वाटर कंडक्शन में काम आती है। नर्व सेल आपको पता ही है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ऑल दिस सेल्स। नाउ अगर मैं बात कर लूँ एक सेल की, तो अभी इस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे, बट थोड़ी देर में एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं एक सेल का। ओवरव्यू ऑफ अ सेल, इतनी देर से हम सेल पढ़ रहे हैं कि सेल क्या है, कि सेल क्या है, सेल की थ्योरी क्या है, और इसके बाद हम सेल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं थोड़ा। तो उससे पहले हम सेल का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, वही सेल होती क्या है, कैसी होती है। तो भाई सेल कुछ नहीं होती, सेल में बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर यही सेल प्लांट की है तो यहाँ पे आपको एक रिजिड कवरिंग मिलेगी जिसको आप बोलोगे सेल वॉल। सेल वॉल इज रिजिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट रिजिड, ठीक है। इसके अंदर आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म, सॉरी इसको थोड़ा दूसरे कलर से हम यूज कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको मिलेंगी ऑर्गनलेज, ठीक है, ये हम सबको पता है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमको मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गनलेज। सो हम वो पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके साइटोप्लाज्म को, ये जो साइटोप्लाज्म है एनसीईआरटी लिखती है साइटोप्लाज्म इज मेन arena of cellular activities, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, मतलब कि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होने वाली है, डाइजेशन की एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन की एक्टिविटी है, आपके फूड कंडक्शन की एक्टिविटी है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल, ओके, बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन सभी में जो साइटोप्लाज्म है वो मेन एरिना रहेगा एक्टिविटी का। इट्स लाइक अ प्लेग्राउंड जिसमें सारे गेम्स होंगे सेल के, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये आउटर कवरिंग है जो सेल को आउटर एनवायरनमेंट से अलग कर रही है। इट इज अ आउटर बाउंड्री
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड सेल वॉल उसके बाहर एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है सेल वॉल, जो कि प्रेजेंट है नॉट इन एनिमल सेल्स बट इन बैक्टीरिया, इन प्लांट सेल्स, इन फंगल सेल्स ऑल्सो, उनमें ये प्रेजेंट है। अब हम बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये ऑर्गेनली है। ऑर्गेनली, तो ऑर्गेनली क्या है? These are the distinct structures like endoplasmic reticulum, Golgi, lysosomes, ठीक है, and mitochondria, microbodies and vacuoles। अब ये जो यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गेनली के नाम लिखे हैं बेटा, ये सारी की सारी जो ऑर्गेनली मैंने यहाँ पे लिखी हैं, गोल्जी मेंशन कर दिया, यस, ये सारी जो ऑर्गेनली मैंने यहाँ लिखी है बेटा, ये सब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, मेम्ब्रेन बाउंड है। देखो ध्यान से सुनना भी पॉइंट। ओवरव्यू ऑफ सेल में सेल वॉल देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, साइटोप्लाज्म देखा, अब ऑर्गेनले देख रहे हैं। ऑर्गेनले साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, हर ऑर्गेनले का अलग फंक्शन है, ठीक है, इसका अलग काम है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। नाउ मैंने यहाँ कुछ ऑर्गेनले के नाम लिखे बेटा, और मैंने लिखा दीज ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इन सब के पास मेम्ब्रेन है, इन ऑर्गेनलेस के पास मेम्ब्रेन है बेटा। इस टाइप की ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल्स में। कौन सी सेल्स में? यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल्स अगर किसी को नहीं पता तो यूकैरियोटिक में वर्ड यू का मतलब होता है ट्रू, एंड वर्ड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। इसके अलावा देयर आर सम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज आल्सो, जैसे कि राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम्स हो गया, सेंट्रियोल हो गया आपका, ये क्या है बेटा? ये आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, एंड जिसमें से राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब कोई बताएगा मुझे प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? अगर वर्ड यू का मतलब ट्रू है तो वर्ड प्रो का मतलब प्रिमिटिव होगा, एंड वर्ड कैरियो का मतलब अगेन न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस एंड प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इतना तो समझ आ गया होगा कि इन दो सेल्स में न्यूक्लियस का कुछ अंतर है। जिसको नहीं पता क्या है वो अभी पता लग जाएगा। पहले ये समझो कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में हैं। इसमें से राइबोसोम तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में है, लेकिन ये जो सेंट्रियोल है बेटा ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ किसमें है? एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर होता है सबको? ठीक है, इधर एक और ऑर्गेनली मेंशन कर लो, क्लोरोप्लास्ट। ऑल्दो ये सिर्फ प्लांट सेल में है, लेकिन प्लांट सेल अगेन इज आल्सो यूकैरियोटिक सेल एंड क्लोरोप्लास्ट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनली मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सी नॉन मेम्ब्रेन, कौन सी सिर्फ एनिमल सेल में है, कौन सी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में है, कौन सी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में है। इतना क्लियर होता है तो हम आगे बढ़ें। अच्छा, एक चीज और रह गई, वो आप खुद से करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स की शेप्स लिखी है, शेप्स ऑफ सम सेल्स, इसके अलावा एक और टॉपिक है साइज। एनसीईआरटी में कुछ सेल्स का साइज दे रखा है, साइज ऑफ सम सेल्स, वो आप खुद से देखेंगे, एनसीईआरटी में आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लर्न रहना चाहिए। एनसीईआरटी में जो सेल्स मेंशन है उनके साइज आपको लर्न रहने चाहिए। जैसे कुछ एक डायग्राम में यहाँ दिखा रखे हैं, देखो एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का क्या साइज है, पीपीएलओ जो है हमारा जो प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका हमारा क्या साइज रहता है सेल्स का, वायरस का क्या साइज रहता है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का क्या साइज रहता है। ये यहाँ पे आपको दिखाई गई है एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिखाया गया है। मैं आपको डिटेल में ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल आगे समझाऊंगी यहाँ पे। सो टाइप ऑफ सेल्स आर टू टाइप्स, prokaryotic and eukaryotic on the basis of the nuclear organization. Major difference, presence और absence of true nucleus। यहाँ पे क्या है? true, you मतलब true nucleus है यहाँ पे। presence और absence of membrane bound organelles, यहाँ true nucleus है, यहाँ पे primitive nucleus है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस अगेन वही वाला, membrane bound organelles किसमें प्रेजेंट है लिख दो, और किसमें absent है लिख दो, ठीक है।
आगे चलते हैं भाई, बात करते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की। अच्छा, ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है, वो सब समझाना है क्या। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब देखो बेटा जी, ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। हाँ जी, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मतलब क्या है, यूकैरियोटिक सेल में जो आपका न्यूक्लियस होगा उसके बाहर मेम्ब्रेन होगी, एंड दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन। एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है, और जहां कहीं कहीं पे मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। सो मेम्ब्रेन विल बी एब्सेंट फ्रॉम सम एरिया, दैट विल बी नोन एज न्यूक्लियर पोर, अदरवाइज इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको मैं बहुत ही रफ डायग्राम मैंने बनाया है, इसको समझ लो आप। ठीक है, बेसिकली है क्या चीज, ये न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है। सो न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कहीं कहीं पे से जहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होती वहां पे मैं ऐसा मार्क बना रही हूँ, दैट इज न्यूक्लियर पोर। जो हम न्यूक्लियस से पढ़ेंगे तो डिटेल में उसे समझेंगे। सो ट्रू न्यूक्लियस क्या है हमारा, जहाँ पे हमारे न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है। और हमारा प्रिमिटिव न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस है जहाँ पे न्यूक्लियर के बाहर कोई, न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। मतलब ये सेल है, अभी सेल का जो न्यूक्लियस है ना, यू नो, न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही नेक्ड पड़ा है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। देयर इज ओनली अ रीजन, एक न्यूक्लियस का एक रीजन, एक इलाका है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल रखा हुआ है। जेनेटिक मटेरियल यहाँ भी है, बट इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो इट इज अ ट्रू न्यूक्लियस। बट यहाँ जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड, इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो हियर द टर्म न्यूक्लियस विल नॉट बी यूज्ड। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यहाँ से क्लियर होता है हमें, ट्रू न्यूक्लियस एंड प्रिमिटिव न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं जी, प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिटेल में पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के जनरल फीचर्स। नाउ हु आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है वो होते हैं, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है वो होते हैं। लेकिन एग्जांपल, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, क्या मैं बोल सकती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ, बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का किंगडम है। दे डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इनके पास नहीं होता जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। देखो आ गया न्यूक्लियोइड रीजन, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। राइबोसोम कैसा है, 70s, और सेल डिवाइड किससे करता है, बाइनरी फ्यूजन, एक सेल से दो, दो से चार, दिस इज व्हाट, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, ये एक सेल है जब ये डिवाइड करेगी तो इस तरीके से अपने को कट आउट करेगी और दो सेल बनेगी, यही होता है बाइनरी फ्यूजन, यही होता है बाइनरी फ्यूजन। ठीक है ना, सो दिस इज बाइनरी फ्यूजन, सेल्स डिवाइडिंग बाय बाइनरी फ्यूजन, जनरल फीचर्स हैं। ये आपको डायग्राम दिखा रखा है, देखो एक प्रोकैरियोटिक सेल का बड़ा ही अच्छा डायग्राम है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स की सारी चीजें मेंशन है। अब हम एक एक चीज प्रोकैरियोटिक सेल की थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप माइकोप्लाज्मा के साथ पीपीएलओ भी ऐड कर लेना, पता होगा आपको, पीपीएलओ भी किंगडम मोनेरा का ही पार्ट है। ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर में से पास हो जाते हैं बेटा, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा डिटेल में आपको यहाँ समझाऊंगी। तो प्रोकैरियोटिक सेल की हेडिंग लगा के हम यहाँ पे करेंगे काम। इस डायग्राम को हम लास्ट पे देखेंगे, पहले हम ये सारी स्ट्रक्चर्स पढ़ लें, ये हैं क्या चीजें ये पढ़ लें, उसके बाद वी विल सी दिस डायग्राम। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पहला है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सबसे बाहर जो है प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि हमने एनिमल सेल में पढ़ा था सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन, बोला करो मेरे साथ, प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल, ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर सेल एनवेलप। नाउ दिस सेल एनवेलप इज नॉट सिंगल लेयर, कितनी लेयर्स हैं इसमें, कितनी लेयर स्ट्रक्चर है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ग्लाइकोकैलिक, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक सबसे बाहर होता है, उसके नीचे सेल वॉल, फिर उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक लेयर का डिस्टिंक्ट फंक्शन है। सेल एनवेलप में ईच लेयर हैज डिस्टिंक्ट फंक्शन, एनसीईआरटी की लाइन है, ईच लेयर हैज डिस्टिंक्ट फंक्शन and they together act a single protective unit. Now एक जो प्रोकैरियोटिक सेल है
जिसमें हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं, तो एक जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को ग्लाइकोकैलिक्स की जो सेल एनवेलप की जो आउटर लेयर है यानी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके कंपोजिशन डिफरेंस के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स के कंपोजिशन के डिफरेंस के आधार पे बैक्टीरिया को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से जी? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया है जिनका जो ग्लाइकोकैलिक्स है बेटा वो कैसा है? लूज शीथ, जिसे हम बोल रहे हैं स्लाइम लेयर। और ग्राम नेगेटिव में ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कैसा है बेटा? ये थिक है और टफ है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कैप्सूल। नाउ इनका नाम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कैसे पड़ा? ग्राम साइंटिस्ट ने ये बाय स्टेनिंग डिस्कवर किए थे बैक्टीरिया। उन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसेस अप्लाई किया था जो आपने 11th-12th प्रैक्टिकल में किया होगा। हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया लेते हैं, एक बैक्टीरिया जिसका ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट की तरह है, जिसमें हम स्लाइम लेयर जिसे हम बोल रहे हैं, तो एक बैक्टीरिया जिसके पास स्लाइम लेयर है, हमने उसको स्टेन किया और हमने स्टेन के बाद उसे जब वॉश किया तो क्या हुआ, वो जो स्टेन था उस पे वो टिका रह गया। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसको जब आप स्टेन के बाद वॉश करते हो तो उसपे से स्टेन हट जाता है। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत है आपके लिए। नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पे स्टेन हट जाता है आफ्टर वॉशिंग। यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में स्टेन रह जाता है आफ्टर वॉशिंग। उसका भी कुछ रीजन है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर एक लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, चाहो तो लिख सकते हो, एक लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, जिसकी वजह से वो जो स्टेन होता है वो हट जाता है, क्योंकि वो लेयर भी धुल जाती है वॉशिंग के दौरान। और ग्राम पॉजिटिव में वो लेयर नहीं होती ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर लाइपोपॉलीसेकेराइड वाली, तो वो स्टेन टिका रहता है, इसलिए वहां से नाम पड़ा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में मेन डिफरेंस उनकी ग्लाइकोकैलिक्स की कंपोजिशन में। वन हैविंग अ लूज शीथ फॉर्म called slime layer and other one has a thick and tough glycocalyx known as capsule. इसके बाद they have a cell wall and then they have a plasma membrane. Plasma membrane क्या है? सेमी परमेबल है and cell wall is providing structural support. So cell wall क्या प्रोवाइड कर रही है? Cell wall प्रोवाइड कर रही है structural support and preventing the bacteria from collapsing. Plasma membrane क्या है? सेमी परमेबल। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर का पहला पार्ट सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सो सेल एनवेलप में क्या चीजें हैं और हर चीज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मीनिंग है, इतना समझ में आए तो हम आगे बढ़े। क्लियर इतना? ठीक है, आगे नाउ यहाँ पे जो सेल एनवेलप का जो लास्ट लेयर है यानी कि प्लाज्मा membrane of a prokaryotic cell has some extensions that is known as mesosome. Mesosome क्या है? स्पेशल membranous extension। यहाँ पे आप लिख सकते हो has some special membranous extension that is known as mesosome. ये extensions can be in form of vesicles or tubules or lamellae. It can be in form of vesicles, it can be in form of tubules, it can be in form of lamellae. Now ये मेसोसोम है क्या चीज, क्या काम करती है, पहले तो मैं बना के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली में इस तरीके से एक्सटेंशंस होती हैं, मेम्ब्रेन की ही इलॉन्गेटेड स्पेशल एक्सटेंशंस हैं। क्या काम करती है? कई काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका फंक्शन है
बात कर लेते हैं इनके फंक्शन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, क्योंकि इनके साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं यहाँ पे, एंड दे हेल्प इन रेस्पिरेशन। एक तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एसोसिएटेड है, दूसरा दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, increase surface area of membrane for respiration। ठीक है, तो दो कारण है जिसके वजह से दे आर हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन, जो इनका मेन फंक्शन है। इसके अलावा भी कई फंक्शन है जो आपको याद रखने हैं, जैसे सेल वॉल फॉर्मेशन में ये मदद करती हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में मीजोसोम्स मदद करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, जब दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं आफ्टर डिवीजन तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, उसमें मदद करते हैं मीजोसोम्स। एंड कुछ सिक्रीटरी प्रोसेसेस में भी, इन सिक्रीशन अपार्ट फ्रॉम रेस्पिरेशन, इन सिक्रीशन प्रोसेस। ठीक है, एंड कुछ एक प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, सब में नहीं, कुछ एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में यही जो एक्सटेंशंस हैं, इन मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस को हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो कुछ एक में, इन सम प्रोकैरियोटिक सेल्स वी हैव क्रोमेटोफोर्स। क्या है क्रोमेटोफोर्स? दे आर आल्सो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जस्ट लाइक मीसोसोम, बट डिफरेंस क्या है? द वर्ड क्रोमा मीन्स कलर। इन एक्सटेंशंस में कुछ स्पेशल पिगमेंट्स कंटेन होते हैं, स्पेशल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन देम। ठीक है, विच गिव देम कलर, क्रोमेटोफोर्स इन्हें बोलते हैं। सो दे आर आल्सो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। डन, ठीक है, इतना आगे बढ़े। सो नेक्स्ट structure which is present in a prokaryotic cell is flagella, pili and fimbriae. Flagella are the locomotory structures, pili are the tubular structures, and fimbriae help in attachment. They are also elongated structures. तीनों के काम अलग अलग हैं और स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी है। ठीक है, तीनों ही मोटाइल है, मोटिलिटी के लिए है कहीं ना कहीं। ठीक है, मोटिलिटी में मदद करती हैं फ्लैजेला और पिलाई तो, बट फिम्ब्राई इज मेनली फॉर अटैचमेंट, और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी हैं इनके अंदर। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्लैजेला की। फ्लैजेला के अंदर हमारे पास फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, तीन हमारे पास फ्लैजेला के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं। फिलामेंट है, हुक है और बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी जिससे वो अटैच है बैक्टीरिया की सेल वॉल से। ये देखो, flagella is attached to the cell wall of the bacteria, cell membrane and then cell wall, and the structure which is extended outward is the filament. What is the function of pili? So these are the elongated tubular structures having some special proteins, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं इनके अंदर जिन्हें हम पिलाई प्रोटीन्स बोलते हैं। एंड फिम्ब्राई एंड पिलाई दे आर ऑल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया। लेकिन जो पिलाई और फिम्ब्राई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी, डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, यानी कि ये मूवमेंट में काम नहीं कर रहे हैं। कौन बेटा? पिलाई और फिम्ब्राई। याद रखना, मूवमेंट में काम सिर्फ फ्लैजेला कर रहा है, पिलाई और फिम्ब्राई मूवमेंट में काम नहीं कर रहे। ये काम कर रहा है मूवमेंट में, मोटिलिटी में। ठीक है, अच्छा, क्या सारे बैक्टीरिया मोटाइल हैं? यानी कि क्या सबके पास फ्लैजेला है? नो, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। सारे बैक्टीरिया मोटाइल नहीं होते। सम बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल एंड सम कैन बी इमोटाइल। ठीक है, सो पिलाई में एक स्पेशल प्रोटीन होता है। दीज आर द elongated tubular structures. And what about fimbriae? So they are small bristle like structures. ये आपको दिख भी रहा होगा फिगर में, bristle like structures, small bristle like structures, and they are sprouting out of the cell and they are known for the attachment. एक बैक्टीरिया किसी सरफेस से अटैच होना है बैक्टीरिया को, तो वो किसकी मदद से होता है? फिम्ब्राई की मदद से होता है। ठीक है, एनकरेज प्रोवाइड करता है अटैचमेंट। तीसरा स्ट्रक्चर इन द प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम इज ऑर्गेनेली जो हमें याद करो प्रोकैरियोटिक सेल में भी थी और यूकैरियोटिक सेल में भी थी।
यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70s टाइप का होता है ना। व्हाट इज दिस 70s? एस होता है हमारा सेगमेंटेशन कोफिशिएंट। हम जब एक प्रोसेस करते हैं उस दौरान आप इस तरीके से मान लो कि इट इज सम मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। राइबोसोम में हमारा 2 सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, एक लार्ज सब यूनिट होता है। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो जो 2 सब यूनिट्स हैं राइबोसोम का वो कौन कौन सा है? 1 is 50s जो कि लार्जर सब यूनिट है, एंड 1 is 30s जो कि हमारा स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। एंड दे टुगेदर फॉर्म अ 70s राइबोसोम। इसके अलावा अगर आप साइज की बात करोगे राइबोसोम के साइज की बात करोगे, किसकी? राइबोसोम के साइज की बात करोगे, सो इट इज अराउंड 15 by 20 नैनोमीटर इन द साइज। प्रोकैरियोट के राइबोसोम की मैं बात कर रही हूँ। फंक्शन की बात करोगे तो अगेन राइबोसोम का मेन फंक्शन, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, मेन फंक्शन उसका बेटा जी क्या रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस मेन फंक्शन रहता है। यहाँ पे राइबोसोम अगर mRNA से कनेक्टेड है, कई सारे राइबोसोम्स होते हैं जो इस तरह से mRNA से कनेक्टेड हो जाते हैं बेटा, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम इज अ स्ट्रक्चर जहाँ पे हमारे पास एक सिंगल mRNA है प्लस मेनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। नाउ व्हाट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज? इंक्लूजन बॉडीज क्या है? इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? दीज आर सम you can say they are not bound to any membrane। पहला तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। these are non membrane bound। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है? जल्दी से बोलो, मेम्ब्रेन बाउंड है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है? भाई नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी याद करो, दोनों में प्रेजेंट था तभी, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। कहाँ प्रेजेंट है इंक्लूजन बॉडीज? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है भाई। साइटोप्लाज्म में क्या काम कर रहे हैं? स्टोरेज का। किसका स्टोरेज कर रहे हैं? किसी का भी स्टोरेज कर सकते हैं। दे आर नोन एज ग्रेन्यूल्स। स्टोरेज करते हैं ये। इट कैन बी फॉस्फेट ग्रेन्यूल, इट कैन बी ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, इट कैन बी साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स। अलग अलग टाइप का स्टोरेज हो सकता है। से दे लाइक इन साइटोप्लाज्म। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स लिख सकते हो आप, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, glycogen granules, and there are also some gas vacuoles which are found in prokaryotic cell। gas vacuoles और ऐड कर लो यहाँ पे राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी प्लस आप लिख लो गैस वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा जी? प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हो गया कि उसके अंदर क्या क्या है, सारी चीजें हमने डिटेल में देखी, ठीक है। ये देखो फिगर में दिखा रखी हैं, glycogen granules and polyhydroxybutyrate granules, these are inclusion bodies, okay। So we have done with the prokaryotic structure। Now we will move with the eukaryotic cells। eukaryotic cells कहाँ present हैं, कैसी होती हैं और इनके अंदर क्या क्या होता है? हाँ जी। So eukaryotic cells are found in protist, fungi, प्लांट एंड एनिमल, यानी कि वही बात हो गई मोनेरा को छोड़ के बाकी सारे किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, प्लांटी किंगडम, एनिमलिया किंगडम, सबके अंदर क्या है बेटा? यूकैरियोटिक सेल है। ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पॉइंट्स हम कर चुके हैं। साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है यहाँ पे बेटा जी, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट। नाउ इसके सेल एनवेलप की बात कर ले। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के सेल एनवेलप की बात करेंगे, सो वी हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन made of phospholipid layer with proteins। It also have a fluid mosaic model, the plasma membrane showing a fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टामा कर लो इसको, फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। 1950 के अंदर स्टडी किया गया था आरबीसीज को, और उसके बेस पे उस स्टडीज के बाद ये मॉडल दिया था कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करें। इस मॉडल से डिफाइन की थी किसने? सिंगर और निकोलसन ने,
क्या पढ़ रहे हो, यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। और सबसे पहले उसका सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, ये देखो डायग्राम इधर, एक मिनट, ये देखो, ये देखो डायग्राम किसका, यूकेरियोटिक सेल का। सो हियर यूकेरियोटिक सेल इज शोइंग टू यू, ये न्यूक्लियस दिखा रखा है बेटा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी दिखा रखी है आपको, ईआर दिखा रखा है आपको, ये यहाँ माइटोकॉन्ड्रियाज दिखा रखे हैं, एंड ये आपको एक वैक्यूल दिखा रखा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इतना बड़ा वैक्यूल दिखा रखा है, समझ जाओ ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, उसी में बड़े वैक्यूल्स मिलते हैं। सेल वॉल है बाहर, ये मेम्ब्रेन है बेटा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो ये वैक्यूल है, ये क्या है, दीज आर द mitochondria and these are peroxisomes, these are microtubules। ये जो गैप है बीच में सेल्स के बीच में, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये जितनी भी चीजें मेंशन की हुई हैं यहाँ पे स्लाइड पे, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें से सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ा घुसेंगे तो हमें सेल वॉल जो है, इसके बाहर सॉरी, इसके बाहर जब हम देखेंगे तो सेल वॉल दिखेगी हमें, तो सेल वॉल पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम सारी ऑर्गन भी पढ़ेंगे वन बाय वन। तो पहले अपन क्या देख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।